देखो सरफेस एनर्जी, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ में कुछ नहीं आएगी पर लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन against the force of surface tension. It is defined as the amount of work done against the force of surface tension in forming the liquid surface of a given area. Of a given area, liquid surface of a given area. अभी समझने की कोशिश मत करो, इस आर्टिकल को करते हैं पहले, फिर समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। बनाओ बचपन में जादू की स्लेट आती थी ना, पहले लिखते थे फिर इसको ऐसे ऐसे घुमा देते थे, स्लाइडर सा होता है वो साफ हो जाता है, पर ऐसा था फिलहाल के लिए ऐसा था। सरफेस टेंशन क्या करती है, एरिया को मतलब क्या कोशिश होती है उसकी, एरिया को क्या करने की, मिनिमाइज करने की। बना लो फिर बात करो। इतनी रेगुलर छुट्टी नहीं हो रहा, अच्छा एग्जाम में क्या तो कर रही हो, हनुमान जी को प्रसाद कराती है, वो पास हो जाते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, F/L। करो शुरू। देखो आपने क्या किया हुआ है, ये बनाना मैं बना रहा हूँ। आपने एक वायर का फ्रेम ले लिया, पर वो ऑयल के ऊपर डाल के देखो, पानी के ऊपर, ये पता नहीं करो, यहाँ से जाने के बाद तो वैसे ही याद नहीं रहता। ये वायर का फ्रेम ले लिया, मैं भी नहीं करूँगा। ये एक और वायर ले लिया इसके साथ में, ताकि ये एक क्लोज वो बन गया, लूप सा बन गया, ठीक है। हाँ लेकिन ये मूवेबल है, इसको मैं यहाँ तक ले जा सकता हूँ। फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पर एक फिल्म बना ली। क्या बना ली, फिल्म, सरफेस फिल्म। कितनी मोटी होती थी याद है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर हमने ये फिल्म बना ली। अब इस फिल्म पर ये फिल्म क्या करने की कोशिश कर रही है, फिल्म क्या करती है, एरिया को कम से कम या मिनिमाइज करने की कोशिश होती है। अब ये एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है चारों तरफ से, है, मिनिमाइज करने की कोशिश हो रही है। फोर्स कितनी लग रही है, Sm, फोर्स कितनी लग रही है, S/L के बराबर। लेकिन अगर आप देखो ये फिल्म है, इस फिल्म की मोटाई कितनी है, इस फिल्म की मोटाई कितनी है, इतना वैल्यू मत बताओ, फिल्म की मोटाई कितनी है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है ना। अब फिल्म के दो सरफेस हो गए कि नहीं हो गए, एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया। मैंने तो कंटेनर में पानी तो नहीं लिया ना, अगर मैं कंटेनर में पानी लेता या लिक्विड लेता तो आपको केवल एक्सपोज्ड एरिया ऊपर वाला दिखता कि फिल्म का ये वाला एरिया, नीचे तो सारे में क्या होता है पानी, तो ऊपर वाला तो एक ही होता। लेकिन मैंने तो सिर्फ क्या ली है, फिल्म। क्या ली है, सिर्फ फिल्म। फिल्म की मोटाई कितनी है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। अब इसमें एक सरफेस ये भी है और एक सरफेस ये भी है। यहाँ पर फोर्स लग रही होगी U, ताकि ये एरिया को कम कर दे। यहाँ पर भी फोर्स लग रही होगी U, ताकि एरिया को कम कर दे। तो फोर्स यहाँ भी लगी और फोर्स यहाँ भी लगी, तो दो तरफ फोर्स लगी। फोर्स कितनी है, S/L, तो कितनी फोर्स लगी, 2S। ये फोर्स आपकी लग गई बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये फोर्स क्या कर रही है, इसके एरिया को कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस वायर को पकड़ के ऐसे खींच के यहाँ तक ले गए, ताकि इस फिल्म की चौड़ाई को बढ़ाया।
सी है, यही है, गदत्ते वाली है। तो हमने फिल्म को क्या किया, फिल्म का एरिया बढ़ाने की कोशिश करी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पहले क्या तो टूट जाएगा, ठीक है ना। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कुछ बाद में हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या कहा, हमने इसको पकड़ा और फिल्म को खींचकर एक्स डिस्टेंस आगे ले गए। तो हमने फिल्म को स्ट्रेच करके यहाँ तक ले गए। फिल्म पर एक इधर को फोर्स लग रही है, इधर भी लग रही होगी, लेकिन मैं इंटरेस्टेड इधर ही हूँ क्योंकि मेरा वायर यहीं पर है, मेरा मूवेबल वायर यहीं पर है, इसलिए मैं यहाँ वाली फोर्स में इंटरेस्टेड हूँ। नहीं तो यहाँ से भी 2SL, यहाँ से भी 2SL, यहाँ से भी 2SL, लेकिन मैं इसको थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, इसको थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, जिसको बढ़ा रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो इधर से कितनी लगी 2SL। अब 2SL के अगेंस्ट मैं इसको खींच कर यहाँ ले गया, फोर्स इधर लग रही है, आगे बढ़ो, फोर्स इधर लग रही है और इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देगा आपको। इस वर्क से क्या हुआ, इस वर्क से क्या हुआ, इस वाले एरिया में भी फिल्म बन गई, फिल्म खिंच गई, फिल्म बन गई। और तो आपके फिल्म जो है इस एरिया में भी आ गई, ये फिल्म भी आ गई। ये जो ग्रीन वाली फिल्म बनी, ये आपने किया 2SL के अगेंस्ट वर्क किया, 2SL किधर लग रही है, इधर को, और आप इसको खींच कर इधर ले गए। आप अगर ध्यान से देखें तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्स इधर लग रही है कितनी, और आप इसको x डिस्टेंस आगे और ले, तो आपने वर्क किया फिल्म को बनाने के लिए। यही करा, लिखो लिखो इसको, लिखो। We take a wire frame ABCD, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे। We take a wire frame ABCD in which arm AD is movable, in which arm AD is movable। तुम्हारे कब तक एग्जाम चलेंगे अभी? हाँ 20 सेकेंड तक, तो ऐसे ही करोगे 20 सेकेंड तक, कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो। In which arm AD is movable, AD is movable, force acting on AD, force acting on AD due to surface tension equals कितनी 2SL, 2SL equals 2SL। अब ये 2SL याद तो रहेगा नहीं, 2 महीने बाद पढ़ोगे इसको, तो ब्रैकेट में लिख लो, फिल्म हैज 2 surfaces, फिल्म हैज 2 surfaces, एक सरफेस ऊपर है, एक सरफेस नीचे है, तो दोनों पर SL लगेगी, तो 2SL लगेगी। आगे लिखो, we move AD by a distance x apparently माने देखने से ही लगता है, apparently area of the film increases by, बोलो, area of the film increases by area increases by, तुम बताओगे तभी चलेगा। हाँ LX कैसे, अब जब आप कह रहे हो दो है फिल्म के सरफेस, तो 2 बार बढ़ा, ऊपर भी बढ़ा और नीचे की तरफ भी बढ़ा, तो 2LX बढ़ा, देखो 2LX increases by 2LX, ठीक है। वर्क डन फॉर अबव, वर्क डन फॉर अबव, फोर्स इनटू फोर्स कितनी लगाई है आपने, और कितना डिस्टेंस मूव करा के ले गए, है ना। अगर मैं S को अलग कर दूं और 2LX को अलग कर दूं, तो ये तो है सरफेस टेंशन, और ये क्या है, एरिया नहीं, इंक्रीज इन एरिया। आर्टिकल हो गया, लिखो जरा फटाफट। This work is stored as surface energy in the area of film created. सरफेस टेंशन, अरे मैंने ST लिख दिया, सरफेस टेंशन, ठीक है ना। This work is stored as, this
दिस वर्क इज स्टोर्ड एज सरफेस एनर्जी, किसमें? इन द एरिया ऑफ फिल्म क्रिएटेड। जो आपने अब फिल्म और क्रिएट कर दी है उसके अंदर एनर्जी स्टोर करवा दी आपने। वर्क करोगे तो एनर्जी आएगी और क्या। अच्छा, यहां तो हो गया। हमने क्या लिखा है? सरफेस, सॉरी, वर्क डन किसके बराबर लिखा अभी आपने? सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, है ना। अगर मैं यहां से S लिखूं, इंक्रीज इन एरिया। अगर इंक्रीज इन एरिया यूनिटी है तो S किसके बराबर आ गया? वर्क डन के बराबर। लिखो लिखो, लिखते जाओ। तो सरफेस टेंशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब कहीं एक बॉक्स बना लो छोटा सा और इन दोनों चीजों को यहीं पर डिफाइन कर लो दोबारा से। आपने क्या बोला था पहले? सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट क्या लिखी थी आपने इसकी? न्यूटन पर मीटर। ये एक पार्ट हुआ। दूसरे में चलिएगा। अब आपने लिखा सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी किस में होगी? जूल में। एरिया किस में होगा? क्वेश्चंस इस तरह से ज्यादा आते हैं। वो आपको कहेंगे नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज जूल पर मीटर स्क्वायर। अब हमने तो बढ़ा दी है, जूल पर मीटर स्क्वायर ये वर्क है, एनर्जी है पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या होता है? सर, इन दोनों को एक साथ लिख लो, याद रख जाए। अच्छा क्या बॉक्स में लिख लेना इसको अलग से। अब वो जो डेफिनेशन मैंने बोला था शुरुआत में कि उसको बस याद कर लो, लिखो मत। अब जरा उस पर वापस जाओ। सरफेस एनर्जी क्या होती है? पढ़ो जरा उसको। कहता है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। किस लिए? किस लिए? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। किस काम आता है? ताकि हम एक लिक्विड सरफेस का फिल्म बना सके और फिर गिवन एरिया। ये चीज लिखा ये जो अभी हम लिख कर आए हैं, इसी चीज को पहले हमने डिफाइन कर लिया था। सरफेस एनर्जी क्या है? तो सरफेस एनर्जी वो वर्क है जो सरफेस टेंशन की फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है ताकि हम एक एरिया को, एक फिल्म का एरिया क्रिएट कर सके, बना सके। पढ़ के देखो। It is defined as the amount of work done against the force of surface tension. इसलिए in forming a liquid surface of given area. तो हमने यहाँ पर Lx आगे और Lx इसके पीछे। तो हमने कितना लिक्विड का उसका कितना फिल्म का एरिया बनाया? 2Lx हमने एरिया इंक्रीज कर दिया, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क किया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखो इसके। अब जरूरी है कि हर बार फिल्म बनेगी? हो सकता है फिल्म टूटेगी, फिल्म क्रिएट भी होगी, फिल्म टूटेगी भी। अब दोनों काम में क्या होता है? बॉन्ड पढ़ते हो ना, बॉन्ड केमिस्ट्री में बॉन्ड पढ़ते हो। बॉन्ड बनाते हो तो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होती है, बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ऐसा कुछ होता है, पढ़ते हो। तो फिल्म भी जब बनाया तो काम करना पड़ा। फिल्म तोड़ोगे तो वो जो एनर्जी स्टोर थी वो रिलीज होगी, यही होगा ना। तो आपने अभी क्या फॉर्मूला लिखा था? वो किसका फॉर्मूला लिखा था आपने? वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? सरफेस टेंशन
इनटू इंक्रीज इन एरिया। ऐसा भी तो हो सकता है सरफेस टेंशन इनटू डिक्रीज इन एरिया हो रहा हो, फिल्म तोड़ी जा रही हो, तो उस केस में हम क्या वर्ड लिखेंगे? एनर्जी। ऊपर केस में वर्क डन आ गया, इस केस में एनर्जी। बात बन रही है? वर्क डन किया फिल्म का एरिया बढ़ाने में, और जो एनर्जी स्टोर हो गई उसमें, उसको रिलीज किया, एनर्जी रिलीज करी जब हमने फिल्म का एरिया घटा दिया, कम कर। वो सवाल फिर आज भी वहीं खड़ा रहा कि वो जो अच्छा ग्रीस नेल, अगर नेल पर ग्रीस लगा दो तो उससे कुछ होगा। हम लोग करते तो कुछ होगी घर में, मैं भी नहीं छोड़, मैं छोड़ के रखूंगा अपने बैठे होगा, जब तुम करके आओगे उसी दिन पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं किया तूने कर जाए? तो एग्जाम भी चल रहे, कहाँ चल रहे? अच्छा, ऐसे मम्मी को बता रहे, एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ ए लिक्विड, एक्सेस ऑफ प्रेशर on curved surface of a liquid. कभी ओस की बूंद को हाथ में लिया? कब लिया था बेटा, याद है? कभी इसको तोड़ने की कोशिश करी है, दबाने की कोशिश की है उसको? नहीं करते हैं, टूट जाती है, बिखर जाती है, फ्लैट हो जाती है, कैसी हो जाती है? उसकी बूंद का मतलब ड्यू ड्रॉप्स, हिंदी में बताए, उस मतलब जैसे फॉग नहीं, जैसे घास शुरू की होती है तो पानी जो आ जाता है पत्तों पर, जब वो पानी गिरा होता है तो वो ड्रॉप्स की तरह घूमता रहता है गाड़ी का। बेटा वो गाड़ी वाला धो जाता है सुबह सुबह, तो उठता है, दूसरा भी क्या कर रहा है? सर्दियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसके वैसे भी अभी भी पड़ रही है छोड़ देना। When liquid surface is flat, liquid. When liquid surface is flat. देखो हमने ये लिक्विड ले लिया और लिक्विड के सरफेस के ऊपर, अब इसको ना लिक्विड को ऊपर से देखना, ये मॉलिक्यूल है बीच से में, हम उसको कैसे देख रहे हैं? ऐसे ऊपर से देख, ऊपर से देख। तो इस लिक्विड के यहाँ सारी तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे, चारों तरफ बिल्कुल ऐसे ही नहीं होंगे। यहाँ भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, चारों तरफ होंगे। कहाँ से देख रहा हूँ इसको? ऊपर से। तो ऊपर से देखूंगा तो एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ सारे में मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सारे इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे ऐसे। तो इस पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी? इस चैप्टर के पहले दिन हमने क्या लिखा पढ़ा था? पहला दिन इस चैप्टर में, इससे पहले वाले में जब हमने हाइड्रोस्टैटिक शुरू करा, हमने कहा था लिक्विड के सरफेस पर जब भी फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर लगेगी। अगर लिक्विड फोर्स लगाएगा तो परपेंडिकुलर लगाएगा, और सरफेस पर फोर्स लगेगी तो परपेंडिकुलर। ये हमने उस दिन करा। अच्छा, हम यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं? एक्सेस प्रेशर। ये क्या होता है अभी तक हमें समझा नहीं। हमने कहा लिक्विड का सरफेस फ्लैट है, फ्लैट लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक हमने मॉलिक्यूल ले लिया, इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे होंगे। इस मॉलिक्यूल पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी आएगी? आएगी, लिखते जाओ। देखो, इट विल बी इक्वली सराउंडेड, it will be equally surrounded by other molecules in its neighborhood. It will be equally surrounded by other molecules in its neighborhood, and force of attraction due to them, and
force of attraction due to them cancels out in pairs, cancels out in pairs. Cancels out in pair. Therefore, net force on it is 0. ठीक है जी। क्या सारे लिक्विड के सरफेसेस फ्लैट ही होते हैं? अब इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि लिक्विड के सरफेस ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी। ये तो हम जानते ही, नॉर्मली देखते हैं लिक्विड का सरफेस कैसा होता है, फ्लैट। कहीं कहीं जब आप पतली सी ट्यूब के अंदर लिक्विड्स को लेते हो तो कोई लिक्विड का सरफेस ऐसा हो जाता है ऊपर से, कोई लिक्विड का ऐसा हो जाता है। इसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? ये अगले वाले आर्टिकल में हम इसके बाद पढ़ेंगे। इसे कहते हैं मेनिस्कस। क्या कहते हैं? मेनिस्कस। ठीक है, शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस, यानी आपको ट्यूब में लिक्विड जो दिखाई देगा वो ऐसा ही, पीछे सारा सिर्फ ऊपर का सरफेस ऐसा हो जाएगा या ऐसा। किसका होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसको ध्यान रखो। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, दूसरा पॉइंट लिखो, when the liquid surface is convex upwards, when the liquid surface is convex upwards, ऐसा, when the liquid surface is convex upwards। अब देखिए इसमें जो सरफेस टेंशन होगी वो टेंजेंशियल लगेगी ऐसे। सरफेस टेंशन कैसे लगेगी? टेंजेंशियल लगेगी ऐसे। ठीक है, इस सरफेस टेंशन के कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं। इस सरफेस टेंशन के कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं। एक कंपोनेंट तो आ गया इधर, एक कंपोनेंट आ गया इधर, और एक कंपोनेंट आ गया इधर, और दूसरा कंपोनेंट आ गया। ठीक है, क्या किया हमने? ये लिक्विड के ऊपर लगने वाली क्या थी? सरफेस टेंशन। जब फ्लैट था तब तो सरफेस टेंशन ऐसी लग रही थी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन जब सरफेस ऐसे हो गया तो सरफेस टेंशन कैसे लगेगी? टेंजेंशियल लगेगी। ठीक है, इस सरफेस टेंशन के आपने कंपोनेंट तोड़ दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको मैं बोल देता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोल देता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कौन से कंपोनेंट हो गए? वर्टिकल कंपोनेंट। क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बराबर ही है, ऑपोजिट हैं, वो तो कट जाएंगे। ये सरफेस टेंशन का कंपोनेंट लिक्विड के सरफेस पे लगेगा, अंदर की तरफ लग रहा है। सरफेस टेंशन की फोर्स, सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स ही तो है। अब आप एक चीज देख रहे हो, लिक्विड का सरफेस कैसा था? ऐसा, है ना? लिक्विड का सरफेस कैसा था? ऐसा। अब उस सरफेस पर अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं तो ये लिक्विड के सरफेस को क्या करने की कोशिश करेगा? लेकिन क्या ऐसे लिक्विड के सरफेस एग्जिस्ट नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसका मतलब ये जो अंदर को फोर्स लग रही है, इसकी वजह से अंदर को प्रेशर भी एग्जर्ट हो रहा होगा। नेचर हमेशा क्या करती है? नेचर इस कनकेव साइड में, जो गड्ढा सा है, ये कॉन्वेक्स अपवर्ड्स है। कॉन्वेक्स अपवर्ड्स कैसा होता है? ऐसा, ऊपर को उभरा हुआ। ये हो गया कनकेव अपवर्ड्स, ये हो गया कॉन्वेक्स अपवर्ड। पिछले साल लेंस पे पढ़ के आए हो, वही तो है। तो ये कॉन्वेक्स ऊपर को, ये कनकेव ऊपर को। अब हमेशा होगा क्या? ये जो सरफेस टेंशन की फोर्स लगी अंदर की तरफ, ये लिक्विड के सरफेस को क्या करने की कोशिश करेगी? अंग्रेजी में लिखें तो ये इसे कोलैप्स करने की कोशिश करेगी। ये इसके उभार को, ये जो उठा हुआ है, इसको फ्लैट करने की कोशिश करेगी कोशिश। नेचर क्या करती है? नेचर इसको बैलेंस करने के लिए, या यूं कहो काउंटर बैलेंस करने के लिए, अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसे हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। ये नेचर में ही होता है। नेचर इसके सरफेस को ऐसा ही बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए सरफेस टेंशन लगाए गए, सरफेस टेंशन द्वारा लगाए गए प्रेशर को बैलेंस करती है। तो वो प्रेशर जो अंदर इसमें मिलेगा आपको, उसे हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर, EXCESS। ठीक है,
एक बार देखोगे मेरे रजिस्टर में, इतना बड़ा लिखा हुआ, मैं भेज दूंगा, टाइम निकाल देना मुझे, जो मैंने कहानी सुना ना वही, ठीक है। तो इतना गैप छोड़ दो अपने, इतना लिखवाने सारे, ठीक है। जो जो बोला है वही है, जो पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम क्यों लिखने में खराब करना है, समझते हैं चीज़ें। एक से नहीं बनी, ये सरफेस टेंशन इधर लग रही थी तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये सरफेस टेंशन इधर लग रही थी तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, इसलिए आपको दो एसवी दिखाई दे, स्ट्रेच होएगी ना बेटा। हाँ मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ, सारी तरफ ही लगेगी ना ये तो, जैसे मैंने कल आपको बताया था, मान लीजिए एक अलोंग द लाइन लगा दी मैंने, तो ये फोर्स तो ऐसे ही लगेगी, ये फोर्स तो इस पॉइंट पर तो ऐसे तो बनाई थी हमने कल भी। सरफेस टेंशन क्या होती है, ये जो फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ, तो हमने यहाँ पर भी तो एक ही पॉइंट पर दो जगह दिखाई थी, अभी भी कोई किया कुछ नया नहीं कर, ठीक है। एक्सेस फोर्स नहीं है, ये सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है, और इसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस, इसका प्रेशर बैलेंस करने के लिए नेचर इस कनकेव साइड पर अंदर की तरफ एक और एक्सेस प्रेशर देती है, उसको हम पढ़ते हैं। मैं एक बार लास्ट की कुछ वर्ड्स पढ़ देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, लिखा बोलते हैं, वैसे भी राइटिंग इतनी साफ नहीं लिखा है। These vertical components of surface tension create an inward force which will try to collapse the liquid surface. These inward forces due to surface tension create an inward pressure, ठीक है। To counterbalance this inward pressure, there exists a pressure inside the liquid, inside the surface, that is within the liquid there is an excess pressure as compared to pressure outside. बाहर के मुकाबले में यहाँ आपको मामूली सा प्रेशर ज्यादा मिलेगा, और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर। यही वर्ड्स लिख लें, तो लिख लेना, उसमें टाइम लगता है। आगे चलो, तीसरा केस, when the liquid surface is concave upwards, इतने नहीं होते हैं, दिखा रहा हूं मैं थोड़ा सा बनाने के लिए, मेरी टेंजेंट्स ठीक से डल जाए, सेम ही आएगा। यहां से टेंजेंट डाल दो, यहां से टेंजेंट डाल दो, फिर वही टेंजेंट के कंपोनेंट्स ले लो, फिर से वही चीज हो गई दोबारा से। लिक्विड का सरफेस अब की बार ऐसा था, और इसको सीधा करने की कोशिश हो रही है, कोलैप्स करने की कोशिश हो रही है, फिर वही दो फोर्सेस लग गई अंदर की तरफ, फिर वही प्रेशर आ गया दोबारा से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर कैंसिल हो गया, और अंदर की तरफ कौन सा प्रेशर आ गया, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा इसको, टेंशन मत लो। बोले हो गया। अब हेडिंग डालिएगा, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अब ये तो कह रहे हैं कि एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है तो सवाल ये है कि कितना है, एक्सेस प्रेशर है तो कितना है, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड है लिक्विड ड्रॉप। ये पूरी तरीके से एक हाइपोथेटिकल चीज बनाकर और फिर समझाने की कोशिश की गई। जैसे एक सर्कल बना लिया मैंने, एक ड्रॉप ले ली, ड्रॉप, ठीक है, और ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर किस तरफ होगा, हमेशा अंदर, कनकेव साइड पे, अंदर की तरफ। एक्सेस प्रेशर अभी हम पढ़ के आए, हर बार किधर है, इस तरफ, इस तरफ। यूं था तब भी इस तरफ, यूं था तब भी इस तरफ। तो एक्सेस प्रेशर ड्रॉप में कहाँ होगा, यहाँ होगा। हमारा सवाल ये कि है तो कितना है, तो हम क्या करते हैं, एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं ऐसे, ऐसा होता नहीं है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ हमने चीज़ों को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए ऐसा किया। हमने एक ड्रॉप ले ली,
हमने बोला अंदर एक्सेस प्रेशर है, अगर अंदर एक्सेस प्रेशर है तो उस प्रेशर की वजह से इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसे बढ़ जाता होता तो ड्रॉप तो हमेशा ही रहेगी। ड्रॉप का साइज कब बढ़ेगा? जब ड्रॉप में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, पार्टिकल थोड़ी बढ़ गए। एक्सेस प्रेशर लगा तो ऐसे फूल गई, फिर बड़ी वाली भी फूलेगी, फिर और फूलेगी, फिर और फूलेगी, फिर तो फूलती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं, समझने के लिए कर रहे हैं केवल, ताकि हम इसको समझ सकें क्या क्या है। लिख कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पूरी तरीके से। ये R हो गया और यहाँ तक का रेडियस हो गया तुम्हारा R प्लस डेल्टा। बनाइए। Drop of liquid of radius r and surface tension s. Let excess pressure inside the drop is small p. Let excess pressure inside the drop is small p. ठीक है, आगे लिखो। Let under the influence of this excess pressure, let under the influence of this excess pressure, the drop expands by a distance delta r. हाँ, expands by force due to excess pressure. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो इस एक्सेस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगी वो कितनी हुई? प्रेशर इनटू एरिया। और ड्रॉप का एरिया क्या होता है अगर हम स्फेरिकल मान रहे हैं तो 4 पाई r। ठीक, आगे लिखो। वर्क डन इन द एक्सपेंशन, work done in the expansion, force into area, force into area 2, force into distance कितना आ गया? P into 4 pi r square into delta। क्या रहेगा मुझे बताओ बेटा? स्फेरिकल बॉल, स्फीयर का एरिया, स्फीयर याद 10th क्लास उसमें की थी तुमने 10 में 100 में 100 थे। अच्छा तो कोई बात नहीं, लिखो आगे। इंक्रीज इन सरफेस, अच्छा यहाँ तक रोक लो इसको एक बार, फिर आगे चलो नेक्स्ट लाइन में। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, सॉरी बॉल नहीं, क्या है? ड्रॉप। इंक्रीज इन surface area of the drop, increase in area कैसे निकालोगे? 4 pi r plus delta r का स्क्वायर। इस पूरी बॉल में से, बड़ी वाली में से छोटी वाली बॉल का एरिया माइनस कर दो। बॉल का एरिया 4 pi r स्क्वायर होता है, छोटी वाली बॉल का एरिया 4 pi r स्क्वायर हो गया। इसको ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r माइनस 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ओपन करिए ब्रैकेट्स, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा r माइनस कुछ कैंसिल हुआ
ये गया, ये गया। अब देखो ये डेल्टा आर हमेशा ही बहुत ही छोटा होता है। अगर डेल्टा आर छोटा है तो डेल्टा आर का स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। मान लो नंबर आ गया 0.01, तो 0.01 का स्क्वायर करेगा तो 3 बार 0 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? छोटा हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो बोलो, समझ रहा है कि धमका रहा है? अबे समझ में आया कि नहीं? डेल्टा आर बहुत छोटा है, तो जो छोटा है उसका स्क्वायर और करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। लिख लो इग्नोर इग्नोर इग्नोर। तो इंक्रीज इन एरिया कितना आया? 8 पाई आर डेल्टा आर, 8 पाई आर डेल्टा आर। अभी पीछे वर्क का क्या फॉर्मूला पढ़कर आए थे आप? वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा था सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन तो इस लिक्विड की भी एस है, और एरिया में कितना इंक्रीज आया? 8 बाय आर डेल्टा आर। ये भी वर्क है। वो जो पिछली इक्वेशन 1 में लिख के आए वो भी वर्क था। तो दोनों वहां से ना DW हटा दें, गलती से मैंने वो लिख दिया, ये हटा जरूरत नहीं, स्मॉल ही ले रहे हैं साथ, ठीक है। अच्छा, दोनों वर्क हो गए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों ही वर्क है ना। तो S इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू P 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा, P 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? गया? और कुछ? पाई, हाँ, ये पूरा गया 2 से, एक आर भी गया, और बस 2s बाय आर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो P आ गया आपका 2s बाय आर। मुझे नहीं मालूम है ये इस साल सिलेबस में है या नहीं है डेरिवेशन, तो डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, रिजल्ट पर ध्यान रखो। किसी भी ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, क्या कह रहे हैं बताओ पहले। ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड 2s बाय आर। और क्या इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है? जितनी छोटी ड्रॉप होगी उतना ज्यादा एक्सेस प्रेशर उसमें आपको दिखेगा। अभी मैं ड्यू ड्रॉप्स या ओस की बूंदों की बात कर रहा था। उन छोटी छोटी बूंदों को अगर आप देखोगे तो वो पत्ते पे बॉल की तरह घूमती रहती है, टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती आसानी से? क्योंकि वो छोटी सी, आर उनका कम है, तो उसमें एक्सेस प्रेशर ज्यादा है। अंदर से ऐसे धीरे से उसको दबाओगे भी ना तो दब के वो फिर सीधी रहती है, हल्का सा प्रेशर दोगे उसके ऊपर तो फिर बॉल की तरह बन जाती है दोबारा से। आर कम होगा तो P उसका ज्यादा, छोटी ड्रॉप्स, ठीक है। देयरफॉर एग्जांपल ले लेते हैं, स्मॉल ड्यू ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। behave like balls, गेंद की तरह इधर से उधर से इधर घूमती रहती। स्फेरिकल शेप तो इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन डोमिनेट करती है वेट के ऊपर, है ना।
इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बिहेव लाइक बॉल्स, टूटती नहीं है आसानी से। हाँ जी, एंड बिहेव लाइक बॉल्स। ओके, अब दो नोट लिख लो जो हमारे काम आएंगे, डेरिवेशन नहीं करवा रहा। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। इनसाइड ए सोप बबल, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। ठीक है जी, अब देखो सोप बबल जो है उसमें यहाँ भी एयर है और उसमें यहाँ भी एयर, तो इसका एक सरफेस ये आ गया और एक सरफेस इसमें ये आ गया। तो इसमें एक्सेस प्रेशर कितना होता है? इसमें एक्सेस प्रेशर होता है 4s/r। बस लिख के छोड़ दो, डेरिवेशन के चक्कर में हम ना लिख। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, कोई भी बबल समझो। लेकिन अगर ये बबल पानी में हुआ, ध्यान रखिएगा, अगर ये बबल पानी में हुआ तो बाहर तो सारे में फिर पानी रह जाएगा और एयर सिर्फ कहाँ रह जाएगी? अंदर। तो सरफेस यहाँ पर केवल एक ही रह गया जो एयर के साथ टच है। तो इस केस में एक्सेस प्रेशर कितना होगा? जैसे पहले था 2s/, इसका आधा। अगर यही बबल एयर में है तो 4s/r, यही बबल अगर लिक्विड में है तो 2s। लिख लो कहीं पर, याद रख जाए। अगले दोनों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल। देखो, अगर मैं एक ट्रफ ले लूं और इसके अंदर एक ग्लास की रॉड इंसर्ट कर देता हूं, ये ग्लास की रॉड है, बना लेते हैं, समझाता हूँ। सब बना लो, खुला हुआ है, नहीं खुला? पेट में दर्द हो रहा है, पहचाना है, चले जाओ, फोन है किसी बस। देखो, अगर हम पानी के अंदर एक ग्लास की रॉड को डाल देते हैं तो पानी जब इसके बिल्कुल नजदीक पहुंचेगा ना, जहां इधर वाले हिस्से से पानी इसके साथ ऐसे चिपक जाएगा। मैंने परसों भी बात की थी, वाटर गीला कर देता है। जैसे हमने ग्लास की रॉड को पानी के अंदर डाला तो पानी की रॉड गीली हो जाएगी, तो एडहेसिव फोर्स को ऐसे फोर्स करके समझा था ना, बिल्कुल ऐसे। तो पानी क्या करेगा, इसके साथ ऐसे थोड़ा सा चिपक जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ टेंजेंट डाल दूं तो ग्लास की रॉड और पानी के सरफेस पर डली हुई टेंजेंट के बीच में जो ये एंगल बना विद इन द लिक्विड, इसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस चीज को यहां देखो, ये वर्ड ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी लास्ट में बोला, क्या ये विद इन द थीटा लिक्विड के अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। अब यहां देखो, ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के अंदर ग्लास की रॉड डालूंगा तो बिहेवियर अलग तरह का है। ये सरफेस कैसा हो जाएगा, जरा के ऐसे मुड़ेगा, हल्का सा ऐसे आएगा, ऐसे मुड़ेगा। अभी हम मेनिस्कस पढ़ने भी वाले हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन फिलहाल समझ लो ये थीटा ऐसे बना। अब थीटा किसके साथ बनेगा, ग्लास की रॉड के साथ, और सरफेस पे डलने वाली
टेंजेंट के बीच में, लेकिन कहाँ? विद इन द लिक्विड। तो गलती मत करना, ये थीटा नहीं है, थीटा कहाँ है? नीचे। थीटा विद इन द लिक्विड ही बनेगा। सही है? ग्लास की रॉड और लिक्विड के सरफेस पर डलने वाली टेंजेंट के बीच में ये एंगल जो बना विद इन द लिक्विड, ये कैसा बना इस केस में? ऑब्ट्यूज। ये क्या था हमारे पास? मरकरी। ये क्या था हमारे पास? तो दोनों में क्या करें? ये मरकरी है और वो पानी। ठीक है, पानी। ये ग्लास की रॉड, थोड़ा सा लिख लो। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ सॉलिड, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ सॉलिड एंड a liquid, angle of contact between a solid and a liquid is the angle within the liquid, is the angle within the liquid, comma between the solid surface, between the solid surface and the tangent to the liquid surface at the point of contact. Solid surface and tangent to the liquid surface, tangent to the liquid surface at the point of contact, at the point of contact. नीचे इसके एग्जांपल्स लिखो, नीचे इसके एग्जांपल्स लिखो। आजकल देखते हो बहुत सारी पैंट शर्ट ऐसी आती है उनके ऊपर पानी गिर जाता है, वो पानी गीला नहीं करता उसको। इसमें बहुत बड़ा रोल एंगल ऑफ कांटेक्ट है। सरफेसेस ऐसे बनाए जाते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं, उसके ऊपर पानी फेंको वैसे पानी ऊपर से ऊपर गिरता है। तो हमारी पैंट के ऊपर डाले तो देखो सारे गिर, ठीक है। कोट बनते हैं, ट्राउजर महंगे वाले बनते हैं, उसमें पानी गिर भी जाए, कुछ गिर भी जाए तो ऐसे गिर जाता है, चिपक जाएगी उसमें। For water and glass, for water and glass, theta is acute. And for mercury and glass, नहीं एक काम करो, acute लिखा ना, उसमें approximately 8 डिग्री लिख लो, 8 डिग्री, approximately 8 डिग्रीज वैल्यू लिख लेना। और ग्लास और मर्करी के लिए लिखना 140 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, 140 डिग्री ग्लास और मर्क्यूरी। एक छोटी सी लाइन कहीं लिख लो, काम आ जाएगी बात। एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसकी जब तक प्रैक्टिकलिटी समझ नहीं आएगी तो रटने में फायदा नहीं होगा, इसलिए अभी लिखवा के छोड़ देता हूँ बस। और दूसरा, इट डिक्रीजेस विद एडिंग, इट डिक्रीजेस ऑन एडिंग soluble impurities, it decreases on adding soluble impurities। जैसे हमने पानी के अंदर क्या करा, नमक डाल दिया 1 चम्मच, पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डालोगे तो क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा उसके अंदर, तो उससे सरफेस कांटेक्ट सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अब आ रहा है आर्टिकल अगला आपका, शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। अभी जो हमने पढ़ा, किसी का सरफेस ऊपर को उठा हुआ है, कॉनकेव अपवर्ड्स, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स, उसके रीजंस ढूंढ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा। इतनी बात पता है कि लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड अपनी, लिक्विड का जो सरफेस है उसका फोर्स कैसी लगेगी, हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर। इसको ना कहीं साइड में याद रिमेंबर, क्योंकि मैं बार बार चीज़ों को कहाँ तक लिखवाता रहूँगा, ठीक है। स्कूल में इतना नहीं कराएंगे, मैं पहले कह रहा हूँ आपसे, कर लो डिलीटेड पार्ट सारा कर लो, सब कुछ है आपके जेईई में, सब आएगा। और जेईई में ये कि 11वीं पास मांगेंगे, थोड़ा ध्यान रखना।
जैसे मस्ती में 11वीं काट रहे हो ना, ऐसी कटेगी नहीं, आराम से आगे, बहुत टेंशन हो जाएगी। आगे लिखो प्लीज। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने यहाँ पर सरफेस के पास, इस मॉलिक्यूल पर लगने वाली सारी फोर्सेस बताओ कौन कौन सी। ये बिल्कुल हमने ग्लास ले लिया, ग्लास के अंदर कोई लिक्विड डाल दिया, लेटर से पानी ले लिया, ठीक है ना, इसको बंद कर दिया, बाहर निकल जाएगा। यहाँ हमने एक लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लिया जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द ग्लास, या जिसका भी कंटेनर बना हुआ। अब बताइए इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगे आप लोग। अब थ्रस्ट लिक्विड लगाता है कि लिक्विड पर लगेगी? लिक्विड ही है वो, लिक्विड का ही मॉलिक्यूल है, लिक्विड का ही मॉलिक्यूल। नीचे फोर्स लगने बाइंड फोर्स अब थ्रस्ट एक ही बात है, लिक्विड पर थोड़ी लगती है, वो तो ऑब्जेक्ट जो लिक्विड में डाला हुआ उस पर लगती है, इस पर तो बहुत सारी लगेंगी। अब तो हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। ये ग्लास का मॉलिक्यूल है, इधर ग्लास है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, तो ग्लास उसको खींचेगा नहीं अपने को, कौन सी फोर्स बोले? एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स किधर को लगेगी? ग्लास के मॉलिक्यूल में और पानी के मॉलिक्यूल में आपस में फोर्स नहीं लगेगी? लगेगी ना, तभी तो ग्लास गीला होएगा। कमाल कर रहे हो? ग्लास, आपने ग्लास में पानी भरा, पानी निकाल दिया, ग्लास गीला है कि नहीं? तो क्यों गीला है? एडहेसिव फोर्सेस लगी हुई है भाई, चिपका हुआ वापस, इसीलिए चिपका हुआ। मरकरी डालो, निकाल दो, देखो बिल्कुल सूखा निकलेगा। परसों तो बात कर रहे थे हम इस बारे में। तो ये कौन सी फोर्स हो गई? एडहेसिव। अब और पानी के मॉलिक्यूल भी तो है इसके आसपास सारे में। पानी के मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ हैं? देखिए जरा एक बार। पानी के मॉलिक्यूल तो चारों तरफ ही है इसके, बल्कि चारों तरफ नहीं है, ये मॉलिक्यूल मैंने कहाँ लिया है आपको मालूम है? ये मैंने बिल्कुल सरफेस पर लिया है। तो पानी के मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ है, जरा चेक करो। पानी का मॉलिक्यूल यहाँ भी है, उसके बाद यहाँ भी है, 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 नीचे है कि नहीं? सारे में पानी के मॉलिक्यूल। इमेजिन करो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसके इधर भी मॉलिक्यूल, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, दीवार तक मॉलिक्यूल है, यूं पूरी शीट, समझते हो? ये देख रहे हो, ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया आपने, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। ग्लास जब तक ना आ जाए तब तक ये सारे मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी तरफ। अगर इस शेप की मैं बात करूं तो ये शेप कुछ ऐसी नहीं बनती, ध्यान से देखो। ऐसी नहीं बन गई, क्या बन गया? देखना था नहीं लग रहा, क्या बन गया? कोन नहीं बन गया, कोन नहीं बन गया। इन सब का नेट फोर्स निकालूंगा तो किधर आएगा? यहां आएगा, ये आएगी कोहेसिव फोर्स, ठीक है। इन सब का रिजल्टेंट निकालूंगा, भाई इधर को भी इसको खींचा गया, इधर को भी खींचा गया, इधर को भी खींचा गया, इधर को भी खींचा गया। 2D पिक्चर थोड़ी है, पूरा ग्लास है, 2D पिक्चर थोड़ी है कि आपको सामने सामने का दिख रहा है, इसके पीछे भी तो मॉलिक्यूल है। तो ये तो पूरा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा जैसे मेरा हाथ है, समझ रहे हो बात को? भाई ऐसा थोड़ी बनेगा कि मैंने कागज काट के आपको दिखा दिया बेटा ये बन गया, ये थोड़ी बनेगा। ये तो तब बनता जब आप खोलते वक्त जो सामने से दिख रहा है उसकी बात करो, पीछे भी तो मॉलिक्यूल है, तो पीछे मॉलिक्यूल है तो नीचे तो पूरा गोला ही बनेगा ऐसे करके। तो ये क्या बन गया? कोन बन गया। तो बेसिकली ये बन गया कोन, और कोन के बिल्कुल बीच में से यहाँ से निकलने वाली ये फोर्स कौन सी हो गई? कोहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और एक और चीज रह गई, बोलो। एडहेसिव हो गई, कोहेसिव हो गई, इसका खुद का वेट, इसका खुद का, ये सारी फोर्सेस इसके ऊपर हमने बनाई। ध्यान रखिएगा, लिक्विड का सरफेस अपने आप को फोर्स के परपेंडिकुलर कर ले। हमने क्यों बनाया? हम कौन बनाए? हम आर्टिकल क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि लिक्विड का सरफेस कभी तो फ्लैट दिखाई देता है, कभी लिक्विड का, शब्दों पर ध्यान दे, सरफेस
ऐसा दिखाई देता है, कभी लिक्विड का सरफेस ऐसा दिखाई देता है। तो इनके रीजंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आए बात को? सरफेस की बात कर रहा हूँ, इसलिए मॉलिक्यूल भी कहाँ लिया? सरफेस पर। इसीलिए सरफेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ वाले मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा। लग गए भी सारी शेप? एडेसिव, कोहेसिव, वेट, लिक्विड। ये लिखवाने की जरूरत नहीं कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, समझ में आ गई ना? एफ ए, एफ सी और एफ डी समझ में आ गई? आगे चलो एफ सी को, अच्छा क्योंकि ये जो कोन बना है, क्योंकि ये जो कोन बना है, आप गौर से इस कोन की शेप को देखें, ऐसा ही तो बना है, तो ये एंगल कितना है? 990 और अगर बिल्कुल इसको रिजॉल्व करने के बाद ये नेट फोर्स आई तो ये कितने कितने एंगल आए? भाई सिमेट्री है चारों तरफ से, तो ये आपकी आ गई एफ सी। एफ सी के अगर मैं कंपोनेंट तोड़ दूं तो इधर भी एफ सी cos 45 और उधर एफ सी, लेकिन एफ सी sin 45 और cos 45 की वैल्यू तो सेम ही है 1/√2। तो इधर की तरफ भी क्या है? एफ सी √2 और नीचे की तरफ भी क्या है? हमने इस एफ सी के कंपोनेंट तोड़ दिए, एफ सी √2 और एफ सी √2 दोनों तरफ। एक कंपोनेंट इधर आ गया और एक कंपोनेंट नीचे और आ गया, ये भी आ गया। अब मैं एफ सी हटा दूं, अब इसकी जरूरत तो नहीं हुई, इसके तो आपने कंपोनेंट तोड़ ही दिए, इसको हटा। अब देखो इस मॉलिक्यूल पर लगने वाली फोर्सेस दोबारा से, एफ ए इधर लग रही है, एफ सी √2 इधर लग रहा है, एफ सी √2 नीचे लग रहा है और वेट नीचे। क्लियर हो गया? अब लिखो नाउ 3 केसेस अराइज, नाउ 3 केसेस अराइज, नाउ 3 केसेस अराइज। देखिए केस 1, 3 केसेस की किसकी बात कर रहा हूँ, ये अभी लिखना नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, तो यूं ना लगे आपको भी क्या कराने वाले। एफ ए ग्रेटर देन एफ सी, और तीसरा केस तुम एक ही लिखना बस, लेस देन एफ सी। अभी हम इसकी बात, भाई अगर इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करूं तो या तो ये बराबर है, या ये बड़ा होगा, या ये बड़ा होगा। ये तो लगना ही लगना, इसका तो कोई कंपैरिजन है नहीं किसी के साथ। इनमें छोटा बड़ा हो सकता है कि ये ज़्यादा हो गई या ये ज़्यादा हो गई, ये तो जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है, इसको कोई बैलेंस करने वाला कुछ भी नहीं मेरे पास। ठीक है, अगर एफ ए एफ सी √2 से बड़ा हो, समझने के लिए करिएगा, मान लीजिए इधर की तरफ लग गई 10 न्यूटन और इधर की तरफ लग गई 4 न्यूटन, तो नेट फोर्स किधर को आई? 6 न्यूटन इधर को आई। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो हम कह रहे हैं एफ ए बड़ा है, लेकिन इस बार हम क्या ले रहे हैं? एफ ए बराबर। समझ में आ रही है कि नहीं बात? चलिए पहले केस पर आई। पहले केस में अगर हम लगाते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, बीइंग ऑपोजिट आल्सो दे विल कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स किधर को रह गई? नेट फोर्स कितनी? नेट फोर्स कितनी? mg प्लस एफ सी √2 किधर को? नीचे माने डाउनवर्ड। कैसी रह गई? फोर्स किधर लगी? डाउनवर्ड। लिक्विड का सरफेस अपने आप को फोर्स के कैसा करता है? परपेंडिकुलर। तो लिक्विड का सरफेस अपने आप को क्या कर लेगा? फोर्स के परपेंडिकुलर। तो सरफेस कैसा आएगा? फ्लैट। कराया नहीं मैंने, कहाँ था तू? सेकंड थर्ड तो कराया नहीं मैंने, कहा था लिखना मत, ये केस करवाने वाला हूँ, करवाऊंगा। पहला केस कि नेट फोर्स किधर है? नीचे को, और नेट फोर्स अगर नीचे को है तो लिक्विड का सरफेस अपने आप को फ्लैट बना लेगा, परपेंडिकुलर बना।
अब दूसरा वाला केस आपको समझ में आएगा। देखो अगली बार आप क्या कह रहे हो, एफ ए बड़ा है ना, करिए देखिए जरा, समझने में दो बुक्स पे सब लिखा हुआ है, टेंशन मत लो इन चीजों में। ये आ गया मेरा मॉलिक्यूल, और इस बार आप कह रहे हो एफ ए बड़ा है ना, यानी ये वाली फोर्स ज्यादा है, ये वाली फोर्स कम है, तो इधर को लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी? इधर को फोर्स कितनी लग रही थी? मान लो ये 10 है, इधर वाली को 4 मान लो, तो नेट फोर्स कितनी आई? 10 माइनस 4 6, तो एफ ए माइनस एफ सी बाई रूट 2 किधर को? इधर को। ठीक, ये तो लगी रही है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये कितनी थी? एफ सी बाई रूट। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं तो पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई, इसको मैं बोल देता हूँ, निकालना कुछ नहीं है भाई। ये कौन सी फोर्स आ गई? रिजल्टेंट फोर्स आ गई। लिक्विड का सरफेस अपने आप को क्या करता है? फोर्स के परपेंडिकुलर कर देता है। तो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा तो लिक्विड का सरफेस कैसा हो जाएगा? ऐसा। कैसा हो गया? परपेंडिकुलर। और लिक्विड का सरफेस ऐसे जाके ऐसे। तो ये कौन सा केस आ गया? कॉनकेव। लिक्विड के सरफेस ने अपने आप को क्या कर लिया? फोर्स के परपेंडिकुलर कर लिया। फोर्स किधर लग रही थी? इधर। लिक्विड कहता ठीक है, फिर फोर्स ऐसे लगेगी तो मैं ऐसा होगा। ये देखने में ऐसा लगा बना रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता है असल में। फोर्स देखो, एक बात है, ये मैंने कोई कंटेनर, देखो एक बार समझो बात, ऐसा कभी देखा है क्या? ऐसा नहीं होता। ये होता क्या है, यहां से लिक्विड अपने आप को परपेंडिकुलर कर लेता, यहां भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन बीच के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो इतना दूर ग्लास का मॉलिक्यूल खींचेगा उसको भाई। जो मॉलिक्यूल सरफेस के साथ साथ है वहां तक तो एडहेसिव फोर्स लगेगा। थोड़ा सा भी अंदर जाऊंगा तो ग्लास के मॉलिक्यूल कहाँ खींचेंगे उसको? तो एडहेसिव फोर्स तो रहेगी नहीं ना अंदर तो छोड़ ही दो इस बात को। तो अंदर की बात मत करो, ये सिर्फ यहाँ होता है। तो ये ऐसे बनती है शेप, इसे कहते हैं कनकेव आउटकम्स। तो ये मत सोचना ये एक कटोरी बन जाएगी ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो दिख रहा है वही है कि यहाँ से थोड़ा सा मुड़ेगा ताकि लिक्विड का सरफेस अपने आप को कैसा कर ले? फोर्स के परपेंडिकुलर। यहाँ लगी फोर्स, फोर्स के परपेंडिकुलर। समझ में बात? ऐसा ठीक है। ये मत बनाइएगा, वैसी ही बनाइएगा। तो इस बार सरफेस आ गया कनकेव अपवर्ड्स। तीसरा करो, तीसरा केस देखो। तीसरा केस क्या था? कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। फिर हमने कंटेनर बनाया, फिर हमने लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लिया। अब की बार कौन सी फोर्स ज्यादा है? अंदर वाली। तो नेट फोर्स किधर को आएगी? इन दोनों की एफ सी बाई रूट 2 माइनस एफ ए। किधर को आ गया? अंदर को आ गया, है ना। और नीचे कौन सी फोर्स लग रही है? एम जी प्लस एफ सी बाई रूट 2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर को आएगा? ऐसे है। और लिक्विड का सरफेस अपने आप को कैसा कर लेगा? इस फोर्स के परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कैसे बनता है? ऐसे। तो लिक्विड का सरफेस कैसा हो जाएगा? ऐसे जाके ऐसे जाके। तो ये एंगल कितना बन गया? ठीक है जी। ये मेनिस्कस की शेप्स आपने यहाँ पर बना ली कि लिक्विड की सरफेस के, जो लिक्विड का सरफेस है वो कनकेव, कन्वेक्स, अपवर्ड्स कब होता है, फ्लैट कब होता है। बीच में जाओगे, अच्छा ऐसा सरफेस आपको दिखेगा
सॉरी, मर्क्यूरी को पतली सी ट्यूब में डाल दो तो आप देखोगे ये थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, ठीक है। और एक चीज देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़कर आए हो ना अभी, ये मुझे ट्यूब्स बड़ी बड़ी बनानी पड़ती है, नहीं तो दिखाने में दिक्कत होती है। ऐसे ही तो बनाया, एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाइए इसको। एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ बनेगा, इस पर डालो टेंजेंट, और ये रहा ग्लास विद इन द लिक्विड, दिख भी रहा है ऑब्ट्यूस है। मर्क्यूरी केस में कैसा है तो ऑब्ट्यूस, और पानी कैसे वैक्यूम का है, पानी बन भी जाए। ये देखो पानी ऐसा आएगा, पानी का शेप ऐसा आएगा, बीच में फ्लैट ही रहेगा, बीच में फ्लैट ही रहेगा। तो पानी का सरफेस ऐसा आएगा तो उस पर टेंजेंट कहाँ को डालेगी, अंदर को। और ये ग्लास के सरफेस, सॉलिड सरफेस, और इसके ऊपर डलने वाली टेंजेंट के बीच में, और विद इन द लिक्विड, विद इन द लिक्विड, ठीक है। ये किस केस में आएगा, ये किसके केस में आएगा, ठीक है। मेनिस्कस वाला पार्ट समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, कैपिलैरिटी। टाइम कितना हो गया है, 15 मिनट। बहुत बढ़िया। कैपिलैरिटी, ये तो मैंने 9th में भी करवाया था। कैपिलरी ट्यूब is a tube of very fine bore. कौन सा बोर है, VO आ रही, VO आ रहा है। VOAR का मतलब होता है वो जंगली सुअर, VO आ रही है। कैन यू वाइल्ड बोर, कौन सी पिक्चर आई थी पीछे, वो बाहुबली, नहीं वो मार रहे थे, सुअर मार रहे थे, खेतों में घुस रहे थे, उसकी स्पेलिंग होती है VOAR। बोर मतलब होता है डायमीटर समझ, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब इज अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर। कितनी पतली ट्यूब होती है, स्ट्रॉ जैसी, उससे भी बहुत ही पतली, समझ लो जैसे आप, सही कह रहे हो, जैसे आप बस दो अपने धागों को ऐसे करके पास पास ले हो, बिल्कुल ही पास पास, उसे बोलेंगे हम कैपिलरी, बहुत, ठीक है ना। कैपिलरी एक्शन सुबह शाम देखते हो, सब चीज़ों में होता है। सुबह नहाने से शुरू करते हो और बहुत सारे काम करते हो, सोने में मुश्किल नहाने से शुरू करते हो। जब नहाते हो तो क्या करते हो, टॉवल को ऐसे रखते हो अपने शरीर पे, टॉवल हटाते हो, पानी में, पानी कहाँ गया, टॉवल के अंदर, कहते हो ना जॉब कर लिया उसने। आँख नीचे मत करा कर, कितनी बार, ठीक है। तो टॉवल को हाथ पे रखते हो तो टॉवल एकदम से पानी को सोख लेता है क्या, टॉवल के अंदर पतले पतले रेशे, हल्के हल्के धागे से ऐसे करते हैं, और पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। इस पानी को अगेंस्ट ग्रेविटी समझ लो, या कैसे भी कह लो, अपने आप चढ़ने को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। फिर उसके बाद मंदिर जाते हो, दिया जलाते हो, दिया जलाते हो तो जो, नहीं राक्षस वगैरह नहीं कह रहा, हंस रहे हैं, मतलब कौन जलाता है, ये विक ऑफ द लैम्प, जो बत्ती जलाई जाती है उसके अंदर वो जो आप रुई की बनाते हो, धागे की बनाते हो, उसके अंदर भी वो घी धीरे धीरे ऊपर कैसे जाता है, बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरी एक्शन। और कोई एग्जांपल याद, फाउंटेन पेन, यस, अभी ड्राइंग तो बनेगी नहीं वैसे, ऐसी कुछ बनेगी। फाउंटेन पेन की इंक यहाँ बीच में होता ना वो पतला सा, अब ये ट्यूब से जुड़ा रहता है यहाँ पे, जिसमें इंक भरते हो। अब ये पतली सी लाइन जो है ना, ये गैप है एक्चुअली इन दोनों के बीच में। अगर ये एक नहीं होता है, तो आप निब लगाते हो ना, निब, वो निब एक नहीं है, ये बीच में से फटी हुई है, यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ से, ठीक है। जब आपको मोटा लिखना होता, हम तो पहले बहुत यूज करते थे, तो इसमें क्या करते थे, इसके बीच में ब्लेड ऐसे करके निकाल देते थे, दो एक बार, तो ब्लेड दो एक बार निकाल देते, तो यहाँ से इंक जब आएगी तो इस पतली सी पाइपलाइन के थ्रू होते 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 तो नीचे की तरफ को आएगी, तो वो नीचे की तरफ आएगी यहाँ पर, तो आप लिख पाएंगे बड़े आराम से। कैपिलरी एक्शन, ये भी कैपिलरी एक्शन है। और कई बार किसानों को देखो, जब खेत में कुछ उगाना नहीं होता ना उनको, तो खेत में कुछ लगाना नहीं है, थोड़ा सा टाइम है उनके पास, तो खेत में प्लॉइंग कर देते, खेत में
हैरो लगाते हैं और उसकी प्लॉइंग है मिट्टी को अलट पलट कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? जब मिट्टी बहुत दिन तक सूखी पड़ी रहती, मतलब अनयूज रहती है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे पतली पतली ना अपने आप ही सॉइल की अरेंजमेंट्स ऐसी हो जाती है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, बेसिकली कैपिलरीज बन जाती हैं। तो जो पानी नीचे वाला पानी भी है ना, मिट्टी के नीचे भी जो पानी है, वो भी धीरे 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 करके ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब मिट्टी बहुत अंदर तक सूख जाएगी, तो फिर बीज बोएंगे तो फिर जर्मिनेशन कैसे होगा? तो वो क्या करते हैं, इस ऊपर वाली मिट्टी को उलट पलट कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये सारी जो कैपिलरी ट्यूब है सारी टूट जाएगी। जब ये कैपिलरी ट्यूब टूट जाएगी तो जो नीचे का पानी मॉइस्चर जो रिटेन्ड है, अंदर दबा हुआ है, वो निकल के बाहर आके इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है ना? ये हाँ, फाउंटेन पेन है तेरे पास? अभी नहीं दिखाना फिर तो बात ही कर, तो देख लिख। अगर मैं किसी कंटेनर में लिक्विड ले लें और उसमें एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब डाल दें, यहाँ हमने क्या ले लिया, पानी, तो पानी धीरे धीरे अपने आप ही ट्यूब के अंदर चला जाएगा। दिस राइज ऑफ वाटर अपने आप स्पॉन्टेनियसली, इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। पानी का धीरे धीरे अपने आप ही ट्यूब में एक हाइट तक राइज कर जाना इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। अच्छा, अब इस ट्यूब को हमने डाल दिया मर्क्यूरी के अंदर, कुछ और ही देखने को मिलेगा। क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ राइजिंग मर्क्यूरी नीचे आ गया, फॉल, FALL, दिस इज राइज। ये किस में हुआ, पानी में। ये किस में हुआ, दिस राइज एंड फॉल दोनों ही कैपिलरी एक्शन कहलाता है। क्यों होता है, इसका रीजन हम ढूंढेंगे। फिलहाल क्यों हो रहा है, अभी तो हमने सिर्फ रट लिया, समझ लिया कि वहाँ कैपिलरी एक्शन किसे कहते हैं, कि भाई पानी ऊपर चढ़ जाएगा या मर्क्यूरी नीचे गिर जाएगा। इन दोनों कारणों से इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी ट्यूब स्ट्रॉ जैसी भी नहीं है, कभी सोचना भी नहीं, स्ट्रॉ में पानी नहीं चढ़ता अपने, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। टाइम देखते हैं ना प्लीज, 5 मिनट है, चलो डायग्राम को बनाएंगे। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, और इसका ये है एसेंट फॉर्म। ज़्यादा नहीं बचा, ये हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हाइड्रोडायनेमिक्स शुरू हो जाएगा। स्कूल में एग्जाम्स के बाद रॉकेट कर देंगे सिलेबस, ध्यान रखना, बहुत तेज भगाएंगे। हमारा तो अभी रॉकेट है, फिर भी 2 क्लासेस में रोटेशन खत्म कर दिया। 2 क्लास में रिवीजन खत्म, रोटेशन खत्म, ग्रेविटेशन भी 2 में खत्म। चलो बेटा, किसी को ना कहने से कोई फायदा होता नहीं, अपनी तैयारी अपने आप ही करनी पड़ती है। अब कॉलेज में जाओगे तो वहाँ तो कोई भी नहीं पूछेगा, फिर कैसे करोगे, फिर कहाँ तक बांध लगाओगे, बोला पढ़ाता कोई नहीं है, कुछ नहीं होने वाला इन चीज़ों से। आदत डाल लो खुद ही बढ़ने की। कॉलेज में तुम्हारा नाम भी नहीं पता होगा, यहाँ तो फिर भी टीचर शोर मचाते रहते हैं, ये नहीं पढ़ता, वो नहीं पढ़ता, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वहाँ कोई भी नहीं पूछने वाला, फिर क्या करोगे। कल बनाओगे क्या, बना लो, जल्दी करो, तो टाइम मत करो। सर कब तक चलेंगे एग्जाम?
18 को लास्ट है, चलो तो हो ही गया। ये लिख दिया मैंने P माइनस 2s बाय आर, ये लिख दिया P, ठीक है, P माइनस 2s बाय आर लिख लो फटाफट। जो अब तो टाइम वैसे भी हो गया, तो मैं फटाफट समझा दूंगा क्या कहना है इसमें, आर्टिकल बाद में करेंगे अगली क्लास में। देखो जरा, यहाँ अगर देखो हमने पानी ले लिया ट्यूब के अंदर, इसका सरफेस कैसा है, कनकेव अपवर्ड्स। एक्सेस प्रेशर किस तरफ ज़्यादा होता है, कनकेव साइड, अंदर की तरफ। तो एक्सेस प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा और एक्सेस प्रेशर यहाँ कम होगा। लेकिन लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर तो ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए। हमने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिए, लिक्विड के जस्ट ऊपर और लिक्विड के जस्ट नीचे। तो यहाँ तो प्रेशर सेम ही होना चाहिए, यहाँ भी प्रेशर होगा तो यहाँ भी प्रेशर P ही होगा। लेकिन जब मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है यहाँ प्रेशर P है, यहाँ भी प्रेशर P होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सेस प्रेशर है, यानी यहाँ एक्सेस प्रेशर कम है। तो यहाँ प्रेशर कितना कम है, या तो यहाँ लिख दो यहाँ P प्लस 2s बाय आर है, या यहाँ लिख दो यहाँ P है, या यहाँ लिख दो P है, यहाँ लिख दो P माइनस 2s। यानी इस जगह पे और इस जगह पे कितना प्रेशर का डिफरेंस है, एक्सेस प्रेशर के बराबर 2s बाय आर। ये समझ आ रही हो। अब एक ही लेवल पर प्रेशर तो एक सा होना चाहिए। अगर प्रेशर एक सा नहीं है तो क्या किया जाए, लिक्विड कहता है प्रेशर तो बराबर करना है, जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ होना चाहिए। यहाँ प्रेशर कितना कम है, 2s बाय आर। तो लिक्विड कहता है मैं ऊपर जा रहा हूँ। जब लिक्विड ट्यूब के अंदर ऊपर जाएगा तो लिक्विड ट्यूब के अंदर जब ऊपर चढ़ता है तो कौन सा प्रेशर आता है, याद करो, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम H रो जी। कितना ऊपर जाएगा, जितनी कमी थी ना दोनों के बीच में ये एक्सेस प्रेशर की, उतना ही प्रेशर ये ऊपर जाने से बढ़ा देगा। आर्टिकल खत्म हो गया, सिर्फ लिखवाने पर ढंग रह गया अलग तरीके से, अदरवाइज आर्टिकल मैं भेज दूंगा, इसे लिख लेना है। 2s बाय आर क्या है, एक्सेस प्रेशर। इस पॉइंट में और इस पॉइंट, अभी मैं इस आर्टिकल को दोबारा कराऊंगा, जितना समझ में आया थोड़ा जल्दी करो। यहाँ पॉइंट में और यहाँ पॉइंट में एक्सेस प्रेशर का ही फर्क था, अदरवाइज प्रेशर तो सेम ही होना चाहिए था। तो ये 2s बाय आर का डिफरेंस आ गया इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। तो लिक्विड क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है ट्यूब के अंदर एक पर्टिकुलर हाइट तक। कब तक चढ़ेगा, जब तक लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो किसके बराबर ना पहुंच जाए, 2s बाय आर के बराबर। यहाँ से हम H निकाल लेंगे, इसीलिए इसका फॉर्मूले का नाम था एसेंट फॉर्मूला। लेकिन अब इसमें और थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, उसको बाद में करेंगे। इतना लिख के छोड़ दो।